देखो कंपाउंड और मिक्सचर चल रहा था, उसी टाइम पूरा स्टक हो गया सिग्नल, है ना। तो कंपाउंड और मिक्सचर को मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, उसके बाद फेज 2 में क्या क्या चीज़ें हैं उसके ऊपर बात करेंगे अपन, ठीक है। तो कंपाउंड देखो, when two or more than two element combine in a fixed ratio, compound will form, ठीक है। एग्जाम्पल कंपाउंड के क्या हो जाएंगे, H2O, H2SO4, NaCl, CH4, ये सब, ठीक है। कंपाउंड में वैसे याद रखना, कंपाउंड जिन एलिमेंट के साथ मिलकर बना होता है उन सब की वैलेंसी कंप्लीट रहती है, ठीक है। अब देखो ये H2O, H2SO4, NaCl, CH4, इसमें क्या है, दो टाइप के एलिमेंट हैं, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। कार्बन एक तो है और हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 4। इसमें क्या है, दो टाइप के एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, लेकिन एटम वाइज उनका नंबर क्या है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन, 3 टाइप के एलिमेंट आपस में फिक्स रेशियो में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाया है। एटम वाइज उसका नंबर क्या है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। तो ये होता है कंपाउंड। तो एक वर्ड आया यहाँ पर, फिक्स रेशियो, इसी का खेल है सब, फिक्स रेशियो। तो ये फिक्स रेशियो क्या होता है, कैसे हम लोग एक वर्ड से ही बता सकते हैं कंपाउंड, ये कोई चीज़ कंपाउंड है और कोई चीज़ मिक्सचर है, ठीक है। तो देखो उसी फिक्स रेशियो को मैं बता रहा था। जैसे मान लो 1 ड्रम है, ठीक है, 1 ड्रम वाटर है, मतलब या फिर ऐसा ले लेते हैं 1 kg वाटर है, मतलब H2O, और H2O क्या का एग्जाम्पल है, कंपाउंड का एग्जाम्पल है। तो जब इसमें क्या है, मान लिया मैं 750 ग्राम हाइड्रोजन है और 250 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अगर इसको परसेंट वाइज में लूं तो 75% क्या है, हाइड्रोजन, और 25% क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस 1 kg वाटर से 100 ग्राम क्या निकाल लेता हूं, वाटर निकाल लेता हूं, वाटर, ठीक है, H2O। तो अब देखो जाहिर सी बात है, इस रेशियो में अगर तोड़ेंगे तो क्या निकाल लेता हूं मैं, 75 ग्राम हाइड्रोजन रहेगा और 25 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा। तो यहां पर भी इसका अगर मैं परसेंट वाइज लूं तो कितना परसेंट आया, 75% हाइड्रोजन आया और 25% ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। तो अगर परसेंट वाइज भी मैं देखता हूं तो कंपाउंड को मैं जितने भी अमाउंट में लूं वो कंपाउंड वाइज सभी में, सॉरी वो परसेंट वाइज क्या रहेंगे, सभी में फिक्स रहेंगे, समझ रहे हो, हाँ हमेशा क्या रहेंगे, फिक्स। अगर मैं मान लो वाटर को क्या लेता हूं 1 ग्राम, इसमें देख लिए वाटर को क्या लेता हूं 1 ग्राम, वाटर लेता हूं, ठीक है, H2O। अब इसको मैं क्या, जाहिर सी बात क्या होगा, वो 0.75 ग्राम हाइड्रोजन और 0.25 ग्राम ऑक्सीजन। तो अब इसको भी अगर मैं परसेंट वाइज निकालूंगा, है ना, इसको अगर मैं परसेंट वाइज निकालूंगा तो क्या आएगा, 75% हाइड्रोजन और 25%
ऑक्सीजन। तो देखो मैं 1 kg लिया तो भी H2O में क्या था 75% और 25 का रेशियो था। 100 ग्राम H2O लिया उसमें भी क्या निकला 75% और 25 का रेशियो निकला। 1 ग्राम लूंगा उसमें भी 1 ग्राम लिया उसमें भी क्या निकला 75 और 25% का रेशियो निकला। तो कंपाउंड को चाहे तुम बहुत बड़े अमाउंट में लो चाहे एकदम स्मॉल में भी लो, तो उसमें जो भी उन लोग का रेशियो रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, उसके किसी भी फॉर्म में, चाहे वो 1 kg का रहे, चाहे 2 kg का, चाहे 2 ग्राम का, परसेंट पाई उसका जो रेशियो रहेगा वो फिक्स रहेगा। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, फिक्स रेशियो बोलता है। तो तुम लोग इमेजिन करके देख लेना, तुम्हारे आसपास जितने भी चीजें हैं उनको अगर तुम लोग स्मॉल स्मॉल अमाउंट में भी लेते हो, किसी चीज को बड़े अमाउंट में लो फिर उसी से उसको थोड़ा सा कम निकाल दो, है ना, तो उन दोनों में क्या रहेगा रेशियो सेम रहेगा, तो वो कंपाउंड का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि अगर मैं H2O को मैं निकाल रहा हूँ थोड़ा सा अमाउंट तो ऑक्सीजन छूट गया होगा और सिर्फ हाइड्रोजन मेरे को मिला होगा, ऐसा तो नहीं है ना। कभी भी क्या आएगा H2O और H2O अगर मैं ह्यूज अमाउंट में लूँ या फिर स्मॉल अमाउंट में तो फिक्स रेशियो में ही हम लोग कहीं पे ही जाएंगे तो फिक्स रेशियो में ही जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन छूट गया होगा यहाँ पर, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट क्या है मिक्सचर। अब मिक्सचर की डेफिनेशन में देखो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना इसका। मिक्सचर क्या होगा, मिक्सचर में क्या हो जाएगा इन एनी रेशियो, कहां लिखो, ये फिक्स रेशियो है उसकी जगह क्या हो जाएगा एनी रेशियो। मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर विल फॉर्म, ये क्या हो गया उसका। तो एग्जांपल में देखो, अगर तुम लोग सैंड जो बालू होता है उसके साथ किसको मिक्स कर देते हो, सॉल्ट, है ना, इन लोगों को मिक्स कर देते हो तो दोनों क्या हो गए मिक्स हो गए, है ना। तो अब इसको मैं मिक्स कर दिया हूं, मान लो इसको निकाल लिया कितना भी 100 ग्राम, 100 ग्राम का है। अब देखो इस 100 ग्राम में जो सैंड और सॉल्ट का वॉल्यूम है, मान लो मैंने है इसके अंदर क्या है 75% सैंड है और 25% सॉल्ट है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें से मैं क्या निकाल रहा हूं 5 ग्राम या फिर 10 ग्राम मिक्सर को निकाल रहा हूं। 10 ग्राम मिक्सर को मैं सेपरेट कर लिया, तो क्या इसकी गारंटी है कि सैंड फिर जब आया होगा तो 75% आया होगा या फिर सॉल्ट आया होगा तो 25% ही आया होगा, है ना, क्या पता। अब इसमें से जब मैं 10 ग्राम निकाला तो 10 ग्राम का 80% क्या इस 10 ग्राम में 80% क्या होगा सैंड हो सकता है और सॉल्ट कितना हो सकता है 20% सॉल्ट हो सकता है, ऐसा करके। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, समझ आया। एक और एग्जांपल देखते हैं जो तुम लोग बहुत ही फेमिलियर हो उससे। 1 kg मिक्सचर है, जो मिक्सचर खाते हैं ना उसमें, तो मिक्सचर तो बहुत सारे उसमें मूंगफली रहेगा, है ना, ग्राउंडनट्स वो सब रहते हैं, सेब रहेगा, छोटे छोटे और पता नहीं क्या क्या रहते हैं, काजू हो गए, बादाम, जो भी रहता है उसमें। तो मान लो उसके अंदर क्या है A B C D E, है ना, इतने। मान लो जब मैं 1 kg उसको मिलाया था, है ना, जब 1 kg मैं मिक्सचर बनाया तो उसमें क्या था, ये A 50% था, ये हो गया 20%, ये हो गया 10%, ये हो गया 10% और क्या ये हो गया 10%, ऐसा करके। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे करके 10% है करके। ठीक, अब अगर मैं 1 kg से मैं क्या निकाला 10 ग्राम मिक्सचर निकाला, तो क्या इसकी गारंटी है कि मेरे पास A B C D E जो भी आया होगा वो एग्जैक्ट कितनी परसेंट में आया होगा, किसका 10 ग्राम का। इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है B
ई आया नहीं होगा, मतलब कुछ मिक्सर के जो एलिमेंट्स है वो क्या हो गए, छूट गए होंगे। अगर तुम 10 ग्राम निकालोगे तो जरूरी थोड़ी है, हो सकता होगा एक भी काजू नहीं आया होगा मेरे जो 10 ग्राम मिक्सर लिया हो उसमें, है ना। तो याद रखना, मिक्सचर जिन रेशियो में मिलकर बना होता है उसको अगर हम लोग अलग करते हैं, जैसे 1 kg से क्या क्या 10 kg, तो ये फिक्स नहीं होता है कि इसी रेशियो में क्या है वापस वो मिले। लेकिन ऐसा H2O में नहीं था। H2O को तुम ह्यूज अमाउंट में लो, चाहे 1 चम्मच लो, चाहे कुछ भी लो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं है कि 1 चम्मच निकाले तो ऑक्सीजन छूट गया होगा, सिर्फ हाइड्रोजन आया होगा, लेकिन इसमें हो सकता है ना। 10 ग्राम में मान लो B और E छूट गया, ये अब आ गया होगा 70%, ये आ गया होगा 20%, और ये क्या हो गया 10%, मतलब 10 ग्राम का A 70%, 10 ग्राम का C 20%, 10 ग्राम का D 10%, ऐसा करके। अब मान लो 10 kg से 10 ग्राम से 1 ग्राम में निकाला मिक्सचर को, ऐसा करके, तो अब हो सकता है मेरे पास सिर्फ A आया होगा और A के बाद मान लो B आया होगा, और C छूट गया, D छूट गया, E छूट गया, एक भी नहीं आया मेरे हाथ में, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 1 ग्राम में क्या हो गया, A आ गया होगा 80% और B आ गया होगा 20%। मुझे ना C मिला, ना D मिला, ना E मिला, ठीक है। तो कंपाउंड को तुम ह्यूज अमाउंट से छोटे छोटे अमाउंट भी लोगे तो रेशियो वाइज फिक्स रहेंगे, लेकिन मिक्सचर में देखो जैसे जैसे उनकी क्वांटिटी बढ़ाओगे घटाओगे तो क्या होते जाएगा, उनका रेशियो क्या होते जाएगा, चेंज होता हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना में तो समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। तो तुम लोग इमेजिन करके देख लो कि कहाँ पर ये एग्जाम्पल अपने को मिलता है, वो मिक्सचर रहेगा जो इस रूल को फॉलो करता है, और जो कंपाउंड वाले रूल को फॉलो करता है वो सब के सब क्या रहेंगे, कंपाउंड रहेंगे, ठीक है। चलो, तो फेज 1 में तुम्हारा मिक्सचर तक था, और उसके बाद लास्ट है तुम्हारा आयंस। आयंस में देखो क्या देखे थे, आयंस आयंस में क्या देखेंगे, हम लोग को पता है एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन होता है किसके अंदर, एलिमेंट के अंदर। मतलब सोडियम एलिमेंट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अगर 11 है तो प्रोटॉन भी क्या हुआ होगा 11, है ना। लेकिन अगर मैं आयंस की बात करूं तो आयंस में इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर सेम नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर सेम नहीं रहेगा। जैसे आयंस, सोडियम आयन, ऐसा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके एटम्स में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, इलेक्ट्रॉन हो गया है 10, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितना है 11। मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर कम और प्रोटॉन का नंबर ज्यादा। कितना ज्यादा, इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, इसलिए अपन उसमें क्या शो करते हैं, +1 ठो। अगर मान लो मैं ऐसा शो कर रहा हूं मैग्नीशियम +2, मतलब मैग्नीशियम में क्या था पहले, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 12, प्रोटॉन इज इक्वल टू 12 था, है ना। लेकिन मैग्नीशियम +2 आयन में क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया 10 और प्रोटॉन क्या हो गया है 12। मतलब कितना कम हो गया है, +2। मतलब ये जो प्रोटॉन है वो +2 इलेक्ट्रॉन से बढ़ गया है, दिख रहा है। तो जब इसका एटम में का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसका जब बनाऊंगा तो 10 रहेगा, लेकिन प्रोटॉन क्या रहेगा 11। मैग्नीशियम को बनाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल रहेगा। तो आयंस और एलिमेंट दोनों में अलग है। अब मान लो मैं क्लोरीन लिख रहा हूं तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 17 और प्रोटॉन होते हैं 17। लेकिन अगर क्लोरीन माइनस लिख रहा हूं तो देखो माइनस इंडिकेट करता है, इसमें एक माइनस है, मतलब प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया होगा 18 और प्रोटॉन अभी भी कितना है
70 ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो जितने नंबर में भी प्लस माइनस चार्ज होते हैं वो यही इंडिकेट करते हैं कि पहले के कंपेयर में अब इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन का कितना नंबर में इंक्रीमेंट हो गया है, बस, ठीक है। ये होता है आयंस। लेकिन एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट में प्लस माइनस कुछ नहीं होता। एलिमेंट में देखो प्लस माइनस नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर उसके एटम में क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट फेज में जितने भी वर्ड थे वो क्लियर कर दिया हूँ, वो तुम्हारे माइंड में बैठने जाना चाहिए। एग्जाम पे आएगा तो लिखना है वाला नहीं, माइंड में बस बैठे रहना चाहिए। भले ही तुम एक्सप्रेस करने मत आए तुमको, लेकिन वो समझ में आना चाहिए कि हाँ ये होता ये है, ये होता ये है करके, ठीक है। फेज 2 है। फेज 2 में है तुम्हारा नेम एंड सिंबल ऑफ एटलीस्ट अप टू 20 एलिमेंट। फेज 2 फर्स्ट क्या पढ़े? फेज 2 में फर्स्ट टूल्स क्या था? फेज 2 में फर्स्ट टूल क्या है? नेम एंड सिंबल अप टू 20 एलिमेंट, ठीक है। विथ एटॉमिक नंबर विथ लिख लो, विथ एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है उसको मैं अलग से नहीं बता रहा हूं। एटॉमिक नंबर मतलब किसी एलिमेंट के पास आइसोलेटेड, मतलब न्यूट्रल लेवल पर, न्यूट्रल मतलब आयंस के फॉर्म में नहीं, न्यूट्रल लेवल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको क्या बोलेंगे? उसका एटॉमिक नंबर बोलेंगे। जैसे सोडियम का न्यूट्रल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन होता है 11, है ना, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 11। और उसको कहाँ पर इंडिकेट करते हैं? यहाँ। जब भी उस एलिमेंट का नाम लिखोगे यहाँ पर एटॉमिक नंबर को शो करोगे। तो अपने पास कितने एलिमेंट हैं अभी? कम से कम 20 तक याद करना है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यहाँ से लेकर पूरा 20 तक याद करके रखना, ठीक है। कभी भी उनका इसको ना भूलना। जैसे मैं बोलूं अगर कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है तो तुरंत माइंड में आना चाहिए 17, है ना। जैसे बोलूंगा एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है तो आना चाहिए 13, ऐसा करके, ठीक है। तो 20 तक तुमको एलिमेंट याद होने चाहिए विद एटॉमिक नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट स्टेबल एलिमेंट का नाम, स्टेबल एलिमेंट ठीक है। अब स्टेबल एलिमेंट का नेम और सिंबल, तो क्या क्या था स्टेबल एलिमेंट? हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10, आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18। बस, मतलब इसका मतलब क्या है? इनके एक एटम में इतने इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2, 10, 18, ठीक है। इसलिए ये क्या कहलाता है? स्टेबल एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। स्टेबल एलिमेंट कहलाएंगे क्या? हीलियम, नियॉन और आर्गन, ठीक है। तीन तो अभी मैं सिर्फ 20 तक के अंडर के ही बात करूँ ना, तो तुम्हारे जो 20 तक तुम एलिमेंट याद है तुमको, उनमें क्या कौन कौन से स्टेबल हैं? हीलियम, नियॉन और आर्गन स्टेबल एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर होता है 2, 10 और 18। ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। ठीक है। अब देखो अपने को पता है कि अपने पास टोटल 20, अभी फिलहाल 20 एलिमेंट अपने को याद है। उन 20 में हीलियम, नियॉन और आर्गन स्टेबल एलिमेंट है,
ठीक है, बाकी स्टेबल नहीं है। तो बाकी लोग क्या करना पसंद करते हैं, हीलियम के तरीके से बनना, मतलब हीलियम के टाइप से बनना, नियॉन के टाइप बनना, या फिर आर्गन के टाइप बनना पसंद करते हैं। तो हीलियम के टाइप बनने के लिए किसी भी एलिमेंट को अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। नियॉन के टाइप बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी एलिमेंट को अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, क्योंकि नियॉन के पास क्या रहता है, 10 इलेक्ट्रॉन रहता है। उसके बाद आर्गन के टाइप से बनने के लिए किसी एलिमेंट को अपने पास कितना रखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन 18, क्यों, क्योंकि आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन रहता है। क्लियर। तो अब ये उनके टाइप बनने के लिए कोई एलिमेंट, अब ध्यान से सुनना, वैलेंसी का डेफिनेशन या फिर वैलेंसी को माइंड पे रख लेना। कोई एलिमेंट स्टेबल एलिमेंट के टाइप इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जितने नंबर में इलेक्ट्रॉन या फिर डोनेट कर देता है, या फिर गेन करता है, या फिर किसी के साथ शेयरिंग करता है, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उस एलिमेंट का क्या बोलते हैं, वैलेंसी नंबर बोलते हैं। जैसे मेरे पास है अभी सोडियम, सोडियम के पास क्या है, 11 है, मतलब ये तो स्टेबल नहीं है ना, क्योंकि अपने को पता है स्टेबल एलिमेंट कौन कौन है, हीलियम, नियॉन और आर्गन। तो सोडियम कहाँ जा सकता है, या फिर अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन रख के हीलियम बन सकता है, या फिर अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन रख कर नियॉन बन सकता है, या फिर अपने पास 18 इलेक्ट्रॉन रख के आर्गन बन सकता है। तो देखो यहां जाएगा तो भी स्टेबल है, यहां जाएगा तो भी, यहां जाएगा तो भी। तो इनमें उसको सबसे इजी क्या पड़ेगा, देखो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले से 11। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 10। ठीक है, ऐसे लिख देता हूं। अब क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देगा तो क्या हो जाएगा, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 10। लेकिन अब इसमें याद करो, जब सोडियम नॉर्मल था तो इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11, प्रोटॉन कितने थे, 11। लेकिन अब क्या हो गया, सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गए, 10, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, अभी भी 11। तो मुझे पता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन ऊपर नीचे हो जाता है तो मुझे उसमें इंडिकेट करना पड़ता है +1। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा है, सिर्फ 1 ज्यादा है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर प्लस। तो यही उसकी वैलेंसी कहलाती है। ये जो नंबर है ना, यही क्या कहलाएगा, उसका वैलेंसी। मतलब सोडियम क्या रखता है, +1 वैलेंसी रखता है। ठीक है, +1 वैलेंसी रखेगा कौन, सोडियम। अब बात करते हैं किसी और चीज की, जैसे मान लो बोरॉन है, बोरॉन के एटॉमिक नंबर है 5, बोरॉन के एटॉमिक नंबर होता है 5। तो वो कहाँ जा सकता है, 2 या फिर 10 या फिर 18। तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसको इजी क्या पड़ेगा, 2। अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन रखना उसको इजी पड़ेगा। कैसे रखेगा, 5 में से अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, डोनेट कर देगा, तो क्या आ जाएगा उसके पास, 2। यहां इलेक्ट्रॉन कितना था, 5, प्रोटॉन कितना था, 5, लेकिन यहां पर तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2, तभी तो स्टेबल बना है। ये हीलियम का था और ये नियॉन और ये आर्गन, ऐसा करके। लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितना है, 5। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना ग्रेटर है, हमेशा यहाँ पर जो ग्रेटर अमाउंट पर रहता है ना, ग्रेटर नंबर पर, उसको शो किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन है 3 एक्स्ट्रा है, किसके कंपेयर में, इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में 3 एक्स्ट्रा है, इसलिए यहाँ पर क्या किए, +3। प्रोटॉन है एक्स्ट्रा इसलिए प्लस, और कितने नंबर पे एक्स्ट्रा है, 3, इसलिए 3 यहाँ पर। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को न्यूट्रल कर देंगे तो बचा कितना है, 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा, 3 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा, ऐसे करके। तो बोरॉन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, +3 उसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। और चलते हैं एक आठ का एग्जांपल, ये तुमको याद, इसीलिए मैं
फर्स्ट वाले में क्या है, स्टेबल एलिमेंट तुमको पता होने चाहिए, हर एक एलिमेंट क्या करेगा उसी के टाइप से बनेगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। अब देखो वो अपने पास या फिर 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा तो भी स्टेबल, या फिर 10 या फिर 18, कुछ भी इन तीनों में से जितना ही कोई सा भी स्ट्रक्चर वो एक्वायर कर लेता है, मतलब वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन उसको इजी क्या पड़ेगा, सबसे इजी क्या पड़ेगा, 8 है तो अगर वो कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है, मतलब बोरो कर लेता है, किसी से ले लेता है, तो क्या हो जाएगा उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 10, और वो कैसे बन जाएगा स्टेबल, नियॉन के टाइप से बन जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना था 8, प्रोटॉन कितना था 8, लेकिन यहां कितना हो गया इलेक्ट्रॉन 10 और प्रोटॉन अभी भी 8। तो किसका नंबर बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया, इसलिए यहां पर नेगेटिव। और कितना नंबर पे बढ़ा, प्रोटॉन से कितना ग्रेटर है वो 2, इसलिए 2। तो यही उसकी क्या है, वैलेंसी है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या रहेगी -2। वैलेंसी को हमेशा सिंबल के साथ बताना, सॉरी साइन के साथ बताया जाता है, माइनस प्लस ऐसा करके। ठीक है, समझाया? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो कार्बन। नेक्स्ट कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कहां पहुंच जाएगा वो 10, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो कहां पहुंच जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, ऐसा करके। ठीक, यहां और अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से बोरो कर लेता है क्या हो जाएगा -4, क्योंकि ये बीच में था, है ना, क्योंकि एकदम मिडिल कंडीशन में था। 4 इलेक्ट्रॉन लेकर वो 4 इलेक्ट्रॉन बोरो करके वो 10 भी जा सकता है, और 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो 2 में भी जा सकते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं आपके पास। तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए कार्बन की वैलेंसी को क्या माना जाता है, +-4 माना जाता है। कार्बन की वैलेंसी क्या मानी जाएगी, +-4 मानी जाती है। ठीक, क्योंकि यहां पर कार्बन के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना था 6 और 6, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 2 और प्रोटॉन क्या हो गया 6, है ना। तो कैसे शो करूंगा मैं, देखो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को न्यूट्रल करेंगे तो उसके पास 4 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचा ना, तो 4 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचा। इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कितना कितना था 6 और 6, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितना है 4, है ना। तो इस वाले में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया इसलिए नेगेटिव साइन, और कितना बढ़ गया 4 नंबर पर, इसलिए क्या दिखा इंडिकेट किया यहाँ पर 4 इंडिकेट कर दिए। ठीक है, तो कार्बन क्या है +-4 वैलेंसी रखता है। तो जब तक तुमको 20 तक एलिमेंट ना याद नहीं रहेंगे उनके एटॉमिक नंबर के साथ, तुमको वैलेंसी नहीं समझ में आएगी, और वैलेंसी नहीं समझ में आएगा तो आगे के प्रोसेस नहीं समझ में आएंगे। तो ये तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सब चीज़ लिख कर रख लेना, किसका एटॉमिक नंबर किसका वैलेंसी क्या होगा करके। ठीक है, ध्यान रखना 10 में जो पढ़ते 10th क्लास तक जो पढ़े थे वैसे वैलेंसी मत निकालना। 2, 10 और 18 ये बनने के लिए कोई एलिमेंट क्या क्या कर सकते हैं, ये बनने के लिए कोई एलिमेंट क्या क्या कर सकते हैं, उसी के बेस पर तुम्हारा वैलेंसी निकलेगा। कुछ भी करके किसी एलिमेंट को ये पहुंचाना है। ठीक है, अब देखो, अब मान लिया मेरे पास क्या है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो उसको क्या पास पड़ेगा, क्या इजी पड़ेगा, 2 जाएगा कि 10 जाएगा कि 18 जाएगा, तो 18 जाएगा तो उसको इजी पड़ेगा। तो 18 जाने के लिए क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा वो, तो क्या हो जाएगा Cl-1। देखो आर्गन टाइप से इलेक्ट्रॉन रख ली ना अपने पास, मतलब ये स्टेबल हो गया। ये स्टेबल होने के क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या था 17, प्रोटॉन क्या था 17, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है 18, और प्रोटॉन क्या है अभी भी 17। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया इसलिए माइनस साइन, और इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के कंपेयर में कितना बढ़ा
इसलिए उस नंबर को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर क्या है 1। तो एक ही नंबर बढ़ा ना, इलेक्ट्रॉन का नंबर एक था एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो यहाँ पर 1, तो उसको लिखते नहीं है, -1 +1 को लिखते नहीं है, ठीक है। वैसे क्या हो जाएगा सल्फर, सल्फर का क्या था 16, ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन बोरो करके कहाँ पहुंच जाएगा सल्फर -2 और 18, यहाँ इलेक्ट्रॉन 16 प्रोटॉन 16 है ना, लेकिन यहाँ क्या हो गया इलेक्ट्रॉन 18 और प्रोटॉन 16। तो क्या इंडिकेट कर रहा है कितना नंबर में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ा ना 18 और 16 में कौन बढ़ा है 18, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया इसलिए नेगेटिव साइन, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपेयर में कितने नंबर पे बढ़ा 2 नंबर पे, इसलिए 2 को इंडिकेट किया है। तो ये सब उनकी क्या है वैलेंसी। तो ऐसे ही निकाल के तुमको हर चीज को देखना है, ठीक है। सिलिकॉन का वैलेंसी भी +-4 होगा, सिलिकॉन का वैलेंसी +-4, हाइड्रोजन का वैलेंसी +-1, ठीक है। इसको लिख लिया रहना, सिलिकॉन का वैलेंसी जिसका एटॉमिक नंबर होता है 14 है ना, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सब जान ही रहे हो 1 होता है। ये वैलेंसी है और ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अब मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है इसका। वैलेंसी के बाद कहाँ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो ये थोड़ा सा बड़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही था ना सेकेंड फेज का थर्ड टूल्स क्या था फोर्थ था ना, फोर्थ टूल क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको ध्यान से सुनना या फिर समझना, जो भी करना है करना, लेकिन देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कोई एटम का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं, इतना तो जान ही रहे होगे, ठीक है। क्या था, ठीक है। अब क्या होता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है जिस पाथ को फॉलो करके घूमते हैं उसको क्या बोला जाता है ऑर्बिटल बोला जाता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन यहां और यहां घूम रहे हैं, यहां ऐसा मान लो, ऐसा करके देखो मुझे क्या करना पड़ा, ये एक ऐसा एटम है जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको इंडिकेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, ड्रॉ करना पड़ा। तो एक छोटा सा चीज को इंडिकेट करने के लिए इतना बड़ा डायग्राम बनाना पड़ा, वो एक मतलब अच्छा कंडीशन नहीं है। इसलिए हम एक छोटे से जगह पर किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, है ना, उसको इंडिकेट करने के लिए क्या आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंडर में तुमको 2 चीजें सीखनी पड़ेगी, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। इसको नहीं मिटा दो, इससे काम आएगा थोड़ा। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ये 2 चीज तुमको समझना पड़ेगा, तभी तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ सकते हो। ऑर्बिट हमेशा सर्कुलर होता है, पहला चीज याद रखना, ऑर्बिट सर्कुलर होता है, मतलब ऑर्बिट के अंडर में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ऑर्बिट के अंडर में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो सर्कुलर घूमेंगे, ठीक है, वो सर्कुलर घूमेंगे। और एक चीज ये याद रख सकते हो, ऑर्बिट क्या है, देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यहां पर खत्म, तो यहां से लेकर यहां तक ये ऑर्बिट है पूरा। तो और तुम यहां पर ड्रॉ करोगे तो भी सर्कल आएगा, यहां ड्रॉ करोगे तो भी सर्कल आएगा, इसलिए ऑर्बिट को हमेशा क्या माना जाता है, सर्कल माना जाता है, ठीक है। ऑर्बिट को हमेशा सर्कल माना जाता है। लेकिन ऑर्बिटल क्या होते हैं, देखो ऑर्बिटल, ऑर्बिट का वो एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन
मैक्स प्रोबेबिलिटी में घूमते हैं। ठीक है, देखो यहां से यहां तक में ये तो इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा एरिया है, तो वहां इलेक्ट्रॉन यहां से जाके घूम रहा है कि यहां से घूम रहा है कि यहां से घूम रहा है पता नहीं है, लेकिन एक अपन क्या बता सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां तक के बीच में ही घूमेंगे और कहीं पर नहीं घूमेंगे। तो ऑर्बिटल क्या है, किसी एटम का वो एरिया होता है, वो एरिया होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन मैक्स प्रोबेबिलिटी में मिलते हैं या फिर घूमते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन ऑर्बिट क्या रहेगा, वो टोटल एरिया रहेगा। ऑर्बिट क्या रहेगा, वो टोटल एरिया रहेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब यहां से यहां तक मुझे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिट जाहिर सी बात है हमेशा सर्कल ही रहेगा जो इलेक्ट्रॉन है। अब ऑर्बिटल क्या होते हैं, एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। ठीक है, ये स्मॉल डी है ना, ये सब स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी एंड स्मॉल एफ ऑर्बिटल। तो अब देखो ध्यान से देखना, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो अगर एग्जैक्ट सर्कुलर में घूमेगा, एग्जैक्ट सर्कुलर में घूमेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एस ऑर्बिटल। मतलब ये समझ लो एक तरीके का पाथ है। ठीक है, सेकेंड है पी। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या पता ऐसा घूम सकता है इलिप्टिकल फॉर्म में, ऐसा करके घूम सकता है, लेकिन देखो घूमेगा तो ऑर्बिट के अंदर में ही ना, घूमेगा तो ऑर्बिट के अंदर में ही, लेकिन इलिप्टिकल फॉर्म में अगर घूमेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो पी ऑर्बिटल में घूम रहा है बोलेंगे। लेकिन अगर वो सर्कल में ही घूमेगा, अगर वो सर्कल में ही घूमता है ऐसा करके, एक बार यहां घूम रहा है एक बार यहां घूम रहा है, ठीक है, लेकिन सर्कल में ही घूमेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो एस ऑर्बिटल में घूम रहा है करके। ध्यान से देखना भाई, इसको कहीं बुक में ये चीज नहीं दिया है, वो हम समझाने के लिए ये सब बताते हैं। ठीक है, वरना हमेशा रट के बैठे रहोगे ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है। अब मान लो डी ऑर्बिटल, तो कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक बार ऐसे घूमता है एक इलिप्टिकल में, फिर तुरंत थोड़ा सा साइड चेंज करके ऐसा घूम जाता है। पी ऑर्बिटल में क्या हो रहा था, वो इलेक्ट्रॉन एक ही इलिप्टिकल फॉर्म में कंटिन्यूसली घूम रहा था, उसको क्या बोल देते हैं, वो पी ऑर्बिटल में घूम रहा है करके। लेकिन डी ऑर्बिटल में घूम रहा है कब बोलेंगे, जब वो एक बार इलिप्टिकल ऐसे करेगा और एक ऐसे घूमेगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर ऐसे घूमेगा फिर ऐसे घूमेगा, मतलब दो पाथ को वो एक साथ फॉलो करता है, एक बार ऐसे घूम के एक बार ऐसे घूम के, इसलिए डबल डंबल बोला जाता है इसे। तो डी से समझ लो डी डबल, ये डबल डंबल टाइप से हो रहा है ना। एफ में क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा ऐसे करके। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है, इसलिए उसको मैं उतना ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। तो याद रखना ऑर्बिट क्या को शो करता है, ऑर्बिट क्या को शो करेगा, न्यूक्लियस से लेकर आउटर का वो मोस्ट प्रोबेबल एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे ही घूमेंगे, मिलेंगे ही, फिक्स है, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिट। ऑर्बिट हमेशा सर्कल होगा, यहां भी लूंगा तो भी सर्कल, यहां लूंगा तो भी, मैक्सिमम कहां पर तक है, एरिया ऐसा। लेकिन ऑर्बिटल्स क्या होंगे, ऑर्बिट का वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने का मैक्स प्रोबेबिलिटी रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल। और कैसे कैसे हो सकता है, अगर सर्कल में घूमेगा, यहां घूमे चाहे यहां घूमे, तो क्या हो जाएगा, एस ऑर्बिटल में घूम रहा है बोलेंगे। ऑर्बिटल मतलब पाथ समझ जाओ एक तरीके का। अगर इलिप्टिकल फॉर्म में घूमे, यहां घूमे चाहे ऐसा घूमे चाहे ऐसा घूमे, एक ही बार घूमेगा ना, ऐसे ऐसे कंटिन्यू घूमेगा या फिर ऐसे ऐसे कंटिन्यू घूमेगा, एक इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करके घूमेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में घूम रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वो 2 में एक साथ घूमेगा तो उसको क्या बोलेंगे, डी में घूम रहा है। ऐसा करते करते मान जाता है। ठीक है, चलो तो मेरे ख्याल से ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, फिक्स हो गया। ऑर्बिट का नंबर होता है ना, n=1, n=2, n=3 ऐसा शो करते हैं ऑर्बिट, लेकिन ऑर्बिटल s, p, d, f ऐसा शो करते हैं। ठीक,
अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होना चाहिए, 2n का स्क्वायर। मैक्स इलेक्ट्रॉन इतना पॉसिबल है, इतना ही रहा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। किसी ऑर्बिट में इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। मान लो मुझे ये देखना है कि किसी एटम के थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं, ऐसा देखना है। तो मैं क्या करूँगा, 2 × 3 का स्क्वायर, मतलब किसी एटम का जो थर्ड ऑर्बिट रहेगा, थर्ड ऑर्बिट मतलब ये न्यूक्लियस है, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट, है ना। n = 3, n = 2 और ये n = 1, ये क्या है 3, मतलब यहाँ पर टोटल क्या रहेंगे, सॉरी टोटल बोलो, मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन ही रोटेट करेंगे। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा उसको कहाँ जाना पड़ेगा, फोर्थ ऑर्बिट में जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया ऑर्बिट का मैक्स इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल में देखो, s ऑर्बिटल में मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम क्या रहेगा, हर एक ऑर्बिटल में s, p, d एंड f, मिनिमम तो 1 रहेंगे ही वह, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही घूम सकते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन, f में 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब अगर मान लो मेरे पास किसी ऑर्बिट में, मान लो इसमें 2 में देखता हूं, 2 में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2, n का वैल्यू 2 हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इस ऑर्बिट में, ये सेकेंड ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, है ना, मतलब मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। तो उन 8 में से क्या होना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ही क्या कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ही क्या कर सकते हैं, सर्कुलर फॉर्म में घूमेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन ही क्या में घूम सकते हैं, इलिप्टिकल फॉर्म में घूम सकते हैं, ठीक है, वरना सब के सब आपस में टकरा जाएंगे ना। तो ऐसा उसका रूल बना हुआ है, ठीक है, मतलब ऐसा उसका मैकेनिज्म रहता है। क्वांटम मैकेनिज्म में ये सब पढ़ते हैं, तो तुमको ये याद रखना पड़ेगा, s का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, p का मैक्सिमम 6, d का मैक्सिमम 10, f का मैक्सिमम 14, ठीक है। और ऑर्बिट में मैक्स इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, ये 2n², जिस ऑर्बिट का तुमको पता करना रहेगा, n का वैल्यू उसमें डालोगे, वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो इसको मिटा रहा हूं, तो अब देखो डिवाइड, किसी एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको डिवाइड कैसे करते हैं। अगर मान लो मेरे पास मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन है ना, मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन या फिर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो कैसे करूंगा मैं, तो इसको अभी नहीं देखते हैं, अभी मैं थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बता देता हूँ, उसके बाद इसको देखेंगे कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मुझे किसका देखना है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले हमेशा याद रखना, s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरा आएगा, और जब तक s ऑर्बिटल का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो नहीं भरा जाता तब तक अगला ऑर्बिटल नहीं खुलेगा, ठीक है। तो ऑर्बिट 1, ऐसा मान लो ऑर्बिट 1, इसके पास क्या रहेगा, एक s ऑर्बिटल रहेगा, ऑर्बिट 2 इसके पास एक s ऑर्बिटल रहेगा और एक p ऑर्बिटल रहेगा, ऑर्बिट 3 इसके पास s ऑर्बिटल भी रहेगा, p ऑर्बिटल भी रहेगा और d ऑर्बिटल भी रहेगा, ऑर्बिट 4 s रहेगा, p रहेगा, d रहेगा और f रहेगा, ठीक है। अब देखो मुझे पता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्स इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट फर्स्ट में कितना हो सकता है, 2, ऑर्बिट सेकंड में कितना हो सकता है, 8,
ऑर्बिट थर्ड में कितना हो सकता है 18, है ना। ऑर्बिट 14 सॉरी यहाँ तक बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यहाँ तक अभी नहीं जाओगे, है ना। अभी बिल्डिंग में इतना ही देखो 2 8 18 तक। तो अब देखो मुझे पता है कि s ऑर्बिट 1 में क्या रहता है, एक ऑर्बिटल रहता है जो कि क्या रहता है s। ऑर्बिट 2 में क्या रहता है, 2 ऑर्बिटल रहता है, क्या क्या s और p। ऑर्बिट 3 में कितने ऑर्बिटल रहेगा, 3, एक s और एक p और एक d। ऐसा करके एस पी डी, और मैक्स इलेक्ट्रॉन कितना रहता है 80। ठीक है, तो जब भी इन तीनों में मैं कॉमन क्या देखा कि जब जब जो ऑर्बिट आता है वो स्टार्टिंग कहां से होता है एस से, है ना, एस से होता है। और कोई ऑर्बिट के पास जितना उसकी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन रखने का उतना अगर होता है तभी वो क्या बोलते हैं नेक्स्ट ऑर्बिट को खोलेगा, वरना अपने पास जगह है तो उसको क्या करते जाएगा, वो बैठाते जाएगा। जैसे अब देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो अभी ऑर्बिट फर्स्ट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसका ऑर्बिट क्या रहेगा 1 में ही आ जाएगा वो। और ऑर्बिट 1 में भी कौन सा ऑर्बिटल में जाएगा, एस ऑर्बिटल में। इस एस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 1s1। मतलब मुझे इसीलिए देखना था हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो तो एक ही तो ऑर्बिट में आ जाएगा, एक ही ऑर्बिट में आ जाएगा ना, क्योंकि इस फर्स्ट वाले ऑर्बिट का कितना मैक्सिमम कंडीशन है 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। ठीक है, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन तक अपने में रख सकते हैं, लेकिन अपने पास तो कितने इलेक्ट्रॉन है सिर्फ 1, तो 1s1 हो गया। अब हीलियम देखो, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो अभी भी मुझे क्या करना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्बिट ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक फर्स्ट ऑर्बिट पूरा कंप्लीट नहीं होगा मैं सेकंड ऑर्बिट में नहीं जा सकता किसी का। s2 ऐसा कर, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में मैक्सिमम इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक s मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो क्या हो गया 1s2 ऐसा हो गया। अब नेक्स्ट में देखते हैं लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन होता है 3, तो अब देखो मैं चेक किया फर्स्ट ऑर्बिट में तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, लेकिन लिथियम के पास तो टोटल कितने हैं 3, तो मुझे टोटल कितने ऑर्बिट का यूज पड़ने वाला है फ्यूचर में अभी 2 ऑर्बिट का। तो इलेक्ट्रॉन पहले फर्स्ट ऑर्बिट में भरा आएगा, फिर उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में क्या क्या रहता है, फर्स्ट ऑर्बिट के एस ऑर्बिटल का कैपेसिटी कितना है 2 इलेक्ट्रॉन रखने, तो 2 इलेक्ट्रॉन में रख लिया। अब क्या मेरी मजबूरी क्या हो गई सेकेंड ऑर्बिट को खोलना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट का कैपेसिटी कितना था मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखने का, और 2 इलेक्ट्रॉन तो कवर हो गया, तो अब मुझे सेकेंड ऑर्बिट को खोलना पड़ेगा। सेकेंड ऑर्बिट में भी स्टार्टिंग कहाँ से होता है एस, तो मैं एस लिखा, कितना इलेक्ट्रॉन बचा था 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ गया, लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन और बचा है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 1s2 2s1। लिथियम के बाद बेरिलियम 4 1s2 2s2 ऐसा करके। बोरॉन 1s2 2s2। अब देखो यहाँ पर कभी भी s ऑर्बिटल का जो मैक्सिमम था उस टाइम लिखे थे ना, s ऑर्बिटल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेबिलिटी कितनी थी 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट हो गया, और सेकेंड ऑर्बिट में अपने पास s भी है और p भी है, तो ये तो कवर हो गया, तो क्या खोलना पड़ेगा मुझे सेकेंड का p ऑर्बिटल देखना पड़ेगा, और इस p ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, बोरॉन के बाद क्या आ गया कार्बन 6, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। कब तक इस p में इलेक्ट्रॉन आते जाएगा, जब तक इस p का मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेबिलिटी थी 6 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेबिलिटी थी, तो क्या हो जाएगा जब तक इसमें 6 नहीं आ जाएगा तब तक उसी में इलेक्ट्रॉन जाते रहेगा। ठीक है, उसके बाद
नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का 2p4, क्या बचा, फ्लोरीन का 2p5, नियॉन का 2p6 हो जाएगा। अब आता है सोडियम का। देखो अगर मैं लिखता हूं सोडियम का 11 तो क्या आ जाएगा 1s2, ऑर्बिटल का और ऑर्बिट का दोनों का कैपेबिलिटी फुलफिल हो गया। तो अब नेक्स्ट में आना पड़ेगा। सेकेंड ऑर्बिट खोल दिया मैं। सेकेंड ऑर्बिट में जब खोल दिया तो क्या हो गया, इस ऑर्बिट में मुझे क्या क्या मिला, ऑर्बिटल s और p। तो s में मैक्सिमम कितना आएगा 2। फिर सेकेंड ऑर्बिट का p ऑर्बिटल कितना जो आएगा 6, है ना, यही होता है कैपेबिलिटी। देखो मुझे पता है कि सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8, 6 और 2, 8 कंप्लीट हो गया। तो मेरा क्या फुलफिल हो गया, सेकेंड ऑर्बिट का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने का कैपेबिलिटी भी क्या हो गया, फुलफिल हो गया। तो अब मुझे एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बचा उसको कहाँ डालना पड़ेगा, क्या खोलना पड़ेगा, थर्ड ऑर्बिट खोलना पड़ेगा। और थर्ड ऑर्बिट फिर कहाँ से स्टार्ट होता है, एस पी डी। तो एस आएगा तो ये एस मैंने लिख दिया, एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख दिया, ऐसा करके, ठीक है। सोडियम का सेव करते जाऊंगा। तो इस टाइप से तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना आना चाहिए, ठीक है। तो अब बुक वगैरह में देखना। मान लो मैं एल्यूमिनियम का लिख रहा हूँ, एल्यूमिनियम का होता है 13, एल्यूमिनियम का होता है 13 तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, क्योंकि हमेशा s का कैपेबिलिटी कितना है 2 इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड के p में क्या आ जाएगा, थर्ड देखो थर्ड वाले में भी क्या है p है ना, और इस p के पास क्या है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रखने का। लेकिन अभी कितना बचा है, 6 2 2 4 10 12 और 13, एक इलेक्ट्रॉन बचा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रख दूंगा, हो गया। तो पूरा आर्गन तक 3p1 3p2 3p3 3p4 ऐसे होते जाएगा हर एक एलिमेंट में बढ़ते। तो ऐसा करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। चलो तो यहाँ पर तुम्हारा फेज 2 कंप्लीट होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर इससे नहीं समझ में आता है तो एकदम पूरा बच्चे टाइप से भी मैं बता दूंगा, बता देना मुझे, मैं बता दूंगा पूरा, ठीक है। पूरा रूम का एग्जाम्पल देकर, घर का एग्जाम्पल देकर, उसमें तो आ ही जाएगा ये, ठीक है। वो एक अलग मेथड है, वो बहुत ही, अगर इससे नहीं आता है तो उसमें जाया जाएगा, ठीक है। वहाँ पर तुम एलिमेंट रहोगे, तुमको अरेंज करना सिखाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजना है, क्या करना है, वो बहुत एकदम बच्चा लेवल है। अगर इससे नहीं समझ में आएगा तो बताना, तब मैं उसमें बताऊंगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना तो पड़ेगा ही, कुछ भी हो जाए, इसके बिना केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलो यही तक था। फेज़ 3 का वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट टाइम, और फेज़ 3 भी अपलोड कर देंगे। फिर पूरा इंट्रोडक्शन पूरा खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री का, फिर चैप्टर चालू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो।